एक पल के लिए जरा कल्पना करें कि एक अनजान शहर है। एक बिल्कुल अनजानी जगह। हाँ, एक नया छोटा सा सीलन भरा कमरा, रात का दूसरा पहर है और पूरे पीजी में एक अजीब सा दमघूटू सन्नाटा पसरा है। वो सन्नाटा जो अक्सर डरा देता है। बिल्कुल। परिवार मीलों दूर है, सिर्फ एक पुराना पंखा चल रहा है जिसकी जंग लगी आवाज किसी की धीमी कराह जैसी लगती है। और जब कोई पहली बार अपना घर छोड़कर ऐसी किसी नई जगह पर रहने जाता है ना, तो वो जो आज़ादी का पहला एहसास होता है वो अक्सर एक अनजाने खौफ में बदल जाता है। सही कहा। मतलब अंधेरे में जब कोई परछाई हिलती है या आधी रात को छत से किसी के भारी कदमों की आवाज आती है तो इंसान खुद को समझाता है कि वो सिर्फ उसका वहम है। वो सोचता है कि ये बस दिमाग की कोई चाल है। लेकिन क्या हो अगर वो वहम ना हो? क्या उस बंद कमरे में, उस घुप अंधेरे में कोई सच में बिल्कुल अकेला होता है? देखो, ये एक ऐसा सवाल है जो इंसानी दिमाग की सबसे सुरक्षित परतों को चीर कर रख देता है। जब कोई नितांत अकेला होता है तो उसका दिमाग और आसपास का माहौल एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जहां डर, अकेलापन और कभी-कभी कुछ बहुत ही डरावनी अलौकिक ताकतें आपस में मिल जाती हैं। और इसी धुंधली रेखा के बीच जो सच पनपता है ना, वो अक्सर किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक होता है। बिल्कुल। इसीलिए हमारी आज की ये गहरी छानबीन कोई आम चर्चा नहीं है। आज हम एक बेहद खौफनाक सफर पर निकलने वाले हैं। हमारे पास मौजूद जो स्रोत हैं, जैसे वास्तविक घटनाएं, रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथाएं और कुछ मनोवैज्ञानिक रिसर्च, उनके पन्नों को पलटते हुए हम उन अंधेरे कोनों से पर्दा उठाएंगे। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या हुआ, बल्कि हम ये समझेंगे कि ऐसा असल में क्यों होता है। इंसानी दिमाग और अदृश्य ताकतों का वो कौन सा जोड़ है जो इस खौफ को जन्म देता है। जिंदर नगर के गर्ल्स पीजी का दरवाजा खोलते हैं। हाँ, जहाँ मानसिक तनाव और नई जगह के दबाव ने एक बहुत ही रूह कपा देने वाली घटना को जन्म दिया था। जो घटना करीब 2 साल पहले हुई थी। बिल्कुल वही। हमारे स्रोत बताते हैं कि उस पीजी के एक छोटे से कमरे में 3 लड़कियां रहती थीं, पूजा, जानवी और अनीका। अच्छा। पूजा और जानवी में गहरी दोस्ती थी, लेकिन अनीका एकदम अलग थलग रहती थी। वो हमेशा अपने में खोई रहती, जैसे अपने भीतर कोई गहरा राज छुपाए हुए हो। ऐसी लड़कियों के आसपास अक्सर एक अजीब सी वाइब होती है। हाँ, तो एक रात करीब 11:30 बजे का वक्त था। कमरे में एकदम सन्नाटा था। तभी अचानक जानवी दर्द से तड़प उठती है। बाप रे, क्या हुआ उसे अचानक? उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी पूरी त्वचा पर कोई एक साथ दर्जनों सुइयां चुभा रहा हो। वो चीखती है, पूजा को बताती है, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि ठीक 5 मिनट बाद वो दर्द पूरी तरह से गायब हो जाता है। हे भगवान, लेकिन मुझे लगता है वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी, है ना? क्योंकि असली खौफ तो इसके बाद शुरू हुआ। हाँ, क्योंकि आधे घंटे बाद उस बंद कमरे में यूरिन और सड़े हुए मांस की इतनी भयंकर बदबू फैलने लगी कि दोनों लड़कियों का सांस लेना मुश्किल हो गया। उफ, ये तो सुनकर ही मतलब घबराहट हो रही है। और फिर जो हुआ वो सच में डरावना था। जानवी और पूजा डर के मारे बेड के नीचे फर्श पर सिकुड़ कर बैठी थी। अचानक वहां लाल चींटियों का एक बड़ा झुंड आ जाता है। लाल चींटियां उस बंद कमरे में? हाँ, लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि वो चींटियां सिर्फ और सिर्फ जानवी के पैरों पर चढ़ रही थी। पूजा, जो ठीक उसके बगल में बैठी थी, उसकी तरफ एक भी चींटी नहीं गई। ये तो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इसके कुछ दिनों बाद जानवी की दिमागी हालत पूरी तरह बिगड़ने लगी। एक दोपहर पूजा को बाथरूम से जानवी के अजीब तरह से हंसने की आवाज आई। हे भगवान, मुझे डर लग रहा है कि आगे क्या हुआ होगा। जब पूजा ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि जानवी ने अपने सारे कपड़े उतार दिए हैं और उसके हाथ में एक ब्लेड है। वो पागलों की तरह खुद को उस ब्लेड से काट रही थी, हंसते हुए अपने ही मांस के छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकाल रही थी। उफ, ये सुनकर ही सिहरन दौड़ जाती है। और ये रहस्य तब और भी डरावना हो जाता है जब हमें पता चलता है कि इसके पीछे असल में था क्या। हाँ, जानवी के घर चले जाने के बाद जो हुआ। बिल्कुल। जब पूजा की टक्कर अनिका से होती है तो अनिका के बैग से जो गिरता है वो इंसानी क्रूरता की सारी हदें पार कर देता है। एक वूडू डॉल, कुछ जंग लगी सुइयां और नींबू। और उस वूडू डॉल पर? हाँ, उस वूडू डॉल पर बिल्कुल वैसे ही कट के निशान थे जैसे जानवी ने ब्लेड से अपने शरीर पर लगाए थे। पता चलता है कि अनिका ने अपने किसी रिश्तेदार से काला जादू सीखा था और वो लड़कियों के सैनिटरी पैड के खून
और यूरिन का इस्तेमाल करके ये खौफनाक काम कर रही थी। इस घटना के पीछे का जो विज्ञान है और जो मनोविज्ञान है, दोनों ही बहुत गहरे हैं। मतलब अगर एक एनालॉजी या तुलना की जाए तो मुझे लगता है कि हॉस्टल या पीजी अक्सर एक प्रेशर कुकर की तरह होते हैं। एक बंद प्रेशर कुकर। हाँ, जहाँ अनजान लोग, पढ़ाई का भयंकर तनाव और परिवार से दूर होने का अकेलापन सब एक साथ उबल रहे होते हैं। अगर इस प्रेशर कुकर में भाप निकलने का कोई रास्ता ना हो ना, जैसे बात करने के लिए दोस्त या परिवार, तो ये अंदर का दबाव इंसान की असलियत को तोड़ देता है। और यही चीज काले जादू और मानसिक बीमारी जैसी चीजों को पनपने के लिए एक आदर्श जगह बना देती है। बिल्कुल। आपकी ये तुलना एकदम सटीक है। द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी में प्रकाशित एक रिसर्च पेपर हमारी इस छानबीन में एक बहुत ही अहम कड़ी जोड़ता है। अच्छा, वो रिसर्च जो युवाओं पर हुई थी? हाँ, इस शोध इम्पैक्ट ऑफ पैरानॉर्मल बिलीफ्स ऑन स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ यंग अडल्ट्स पर किया गया था। 18 से 30 साल के युवाओं पर हुए इस शोध में पाया गया कि युवाओं के जो पैरानॉर्मल बिलीफ्स होते हैं, यानी अलौकिक शक्तियों में विश्वास, और उनकी स्पिरिचुअल वेलबींग के बीच एक सकारात्मक लेकिन बहुत ही कमजोर संबंध है। कमजोर संबंध मतलब सिर्फ 5% का असर है ना? हाँ, सिर्फ 5% का असर। सिर्फ 5%? ये नंबर इतना कम क्यों है? इसका मतलब क्या है असल में? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लोग अंदर से आध्यात्मिक रूप से शांत और मजबूत होते हैं, उन पर इन डरावनी मान्यताओं का नकारात्मक असर बहुत कम होता है। लेकिन अनिका जैसे मामलों का क्या? वही तो बात है। जहां मानसिक बीमारी और काले जादू पर विश्वास आपस में मिल जाते हैं, वहां ये 5% का छोटा सा सुराग भी एक बड़े और खौफनाक तूफान को जन्म दे सकता है। सांस्कृतिक मान्यताओं और दिमागी असंतुलन के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाती है कि इंसान का दिमाग खुद ही उसके और दूसरों के लिए श्राप बन जाता है। ये तो हुई इंसानी दिमाग और उसकी बुराई की बात। लेकिन जब कोई युवा किसी नई जगह जाता है, तो क्या कोई अदृश्य शक्ति, कोई ऐसी चीज जो इंसानी नहीं है, क्या वो पहले से ही अंधेरे में उसका इंतजार कर रही होती है? ये एक बहुत ही डरावना सवाल है, क्योंकि जब हम इंसानी दुनिया की क्रूरता से आगे बढ़ते हैं तो हमारा सामना उन ताकतों से होता है जिनका वर्णन सदियों पुरानी लोक कथाओं में मिलता है। जैसे बेंगलोर के उस पीजी की दास्तान? हाँ, आइए उसे करीब से देखते हैं। स्रोत बताते हैं कि अर्पित नाम का एक लड़का सोनीपत से बेंगलोर पढ़ाई करने आया था। वो अकेले रहने की आज़ादी का मजा लेने के लिए कॉलेज शुरू होने से 1 महीना पहले ही वहां पहुंच गया था। शुरू में तो सब सामान्य ही रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन फिर अकेलेपन ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। अर्पित को रात के अंधेरे में अपने नाम की आवाजें सुनाई देने लगी। कोई इसे पुकारता था, लेकिन बाहर बाहर कोई नहीं होता था। वैसे ये तो अक्सर होता है जब हम नई जगह जाते हैं ना, दिमाग हमें धोखा देता है। हाँ, दिमाग धोखा दे सकता है, लेकिन फिर उसे अपने कमरे के अंदर एक ऐसी जमा देने वाली ठंड महसूस होने लगी जैसे वो किसी बर्फीली जगह पर हो। बाप रे। और फिर एक रात के करीब 2 बजे अर्पित की नींद अचानक खुलती है। उसे कमरे में कुछ चबाने की आवाज आती है। चबाने की आवाज? हाँ। जब वो अपनी दाईं तरफ फ्रिज के पास देखता है तो वहां एक परछाई बैठी थी, 7 से 7.5 फुट लंबी परछाई। हे भगवान। उसके बाल बेहद लंबे थे और वो हवा में किसी सांप की तरह लहरा रहे थे। और वो परछाई अर्पित का फ्रिज में रखा कच्चा चिकन अपने लंबे हाथों से नोच कर खा रही थी। क्या? कच्चा चिकन? और वो परछाई 7 फुट की थी? हाँ। अर्पित इतना डर गया था कि खौफ के मारे उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया। उसने आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसकी याददाश्त को जैसे लकवा मार दिया था। मतलब वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया होगा? एक भी शब्द नहीं। उसकी आवाज गले में ही घुट गई। बाद में उसके रूममेट संदीप ने, जैसे काले जादू और आध्यात्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान था, एक विशेष नारियल के अनुष्ठान के जरिए उसे बचाया। और हमारे स्रोतों में चेतन नाम के लड़के की भी तो एक ऐसी ही कहानी है ना, जो रेलवे ट्रैक के पास वाले पीजी में रहता था। हाँ, चेतन की कहानी भी बहुत अजीब है। उसने रात में अपनी खिड़की से एक सफेद गाउन वाली औरत को अंदर आते देखा था, जिसके साथ सड़े हुए मांस की बदबू आती थी। अब यहाँ मुझे थोड़ा शक हो रहा है। मेरा एक तीखा सवाल है आपसे। पूछिए। क्या ये सच में कोई भटकती हुई आत्मा है, या फिर अकेलेपन और नए शहर के डर ने हमारी पुरानी लोक कथाओं के साथ मिलकर हमारे दिमाग में एक असली दिखने वाला चेहरा गढ़ दिया है? ये सवाल बहुत लाजमी है। सो रहा होता है लेकिन दिमाग जाग जाता है और वो इस तरह की लंबी परछाइयां देखता है। क्या ये सिर्फ हमारा दिमाग नहीं है? ये एक बेहद तार्किक सवाल है।
क्या लोक कथाएं हमारे डर को चेहरा देती हैं या फिर हमारा डर उन लोक कथाओं की सच्चाई का साक्ष्य है? अगर हम विकिपीडिया पर मौजूद चुड़ैल की लोक कथाओं का अध्ययन करें तो वो अर्पित और चेतन के अनुभवों से हूबहू मेल खाती हैं। कैसे? मतलब उनमें क्या समानता है? दक्षिण एशिया में ये गहराई से माना जाता है कि जब किसी औरत की मृत्यु प्रसव के दौरान या अस्वाभाविक रूप से होती है तो वो चुड़ैल बन जाती हैं। लोक कथाएं बताती हैं कि उनके पैर उल्टे होते हैं। उल्टे पैर वाली चुड़ैल। और उनकी भूख इंसानी दुनिया में अधूरी रह जाती है, इसलिए वो अक्सर जवान लड़कों को अपना शिकार बनाती हैं। वो उनके अंदर की जीवन शक्ति यानी लाइफ फोर्स को धीरे धीरे सोख लेती हैं। जैसे जैसे अर्पित की सेहत एकदम से गिरने लगी थी, स्रोत में लिखा था कि वो बिना किसी बीमारी के सूख कर कांटा हो रहा था। तो क्या दिमागी डर इंसान के शरीर को इस हद तक खोखला कर सकता है कि वो चुड़ैल की कहानी सच लगने लगे? बिल्कुल कर सकता है। जब दिमाग लगातार एक चरम खौफ की स्थिति में रहता है तो शरीर कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है, जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खा जाता है। अच्छा, इसीलिए वो कमजोर हो रहा था। हाँ, और यही कारण है कि सदियों से लोक कथाओं में इनसे बचने के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक उपाय बताए गए हैं, जैसे रास्तों पर सरसों के बीज फेंकना। सरसों के बीज? इसका क्या मतलब है? माना जाता है कि चुड़ैल में एक तरह का ऑब्सेसिव कंपल्सिव व्यवहार होता है। वो उन बीजों को गिनने में उलझ जाती है और सुबह हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अजीब है। या फिर उनकी कब्रों पर कांटे और भारी पत्थर रखना। ये सिर्फ भूत को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग को यह सांत्वना देने के लिए कि हमने खौफ को बांध दिया है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये चुड़ैलें या परछाइयां उसी त्रासदी से पैदा होती हैं जिस त्रासदी से हॉस्टल के वो कमरे श्रापित हो जाते हैं जहां किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ हो। बिल्कुल। मतलब जब अतीत अपना बदला लेने के लिए वापस आता है तो वो एक अलग ही तरह का इंसाफ होता है। सही कहा। जब किसी बंद जगह पर असीम पीड़ा, दर्द और मानसिक प्रताड़ना का अनुभव होता है तो वो जगह उस नकारात्मक ऊर्जा को स्पंज की तरह अपने अंदर सोख लेती है। वो कमरे सिर्फ ईंट और पत्थर के नहीं रहते, वो एक खौफनाक याद को अपने अंदर कैद कर लेते हैं। हॉस्टल में बुलिंग की एक कहानी इस बात को साबित करती है। हाँ, सौम्या और सिमरन की कहानी। सौम्या एक बहुत ही शर्मीली लड़की थी ना, जो हॉस्टल में नई आई थी। हाँ, सिमरन और उसके दोस्तों ने उसे इस कदर प्रताड़ित किया कि एक रात उन्होंने सौम्या को जबरदस्ती डायन के कमरे में बंद कर दिया। बाप रे। ये हॉस्टल का वो कमरा था जिसे सालों से बंद रखा जाता था क्योंकि वो श्रापित माना जाता था। सौम्या पूरी रात उस घुप अंधेरे कमरे में चीखती रही, दरवाजा पीटती रही, लेकिन किसी ने उसे बाहर नहीं निकाला। ये तो बहुत क्रूर है। सुबह जब दरवाजा खुला तो सौम्या फर्श पर बेहोश पड़ी थी, लेकिन जब वो होश में आई तो वो सौम्या नहीं थी। रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर सौम्या को पूरी रात उस खौफनाक अंधेरे कमरे में बंद रखा गया तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि भयंकर डर की वजह से उसे कोई डिसोसिएटिव साइकोटिक ब्रेक या पैनिक अटैक आ गया हो? हम इसे आत्मा का कब्जा क्यों मान रहे हैं? विज्ञान इसी बात पर जोर देता है, लेकिन जो लक्षण सौम्या में दिखे वो मेडिकल साइंस को भी हैरान कर देने वाले थे। क्या हुआ था उसे? कुछ दिनों बाद क्लास के बीच में सौम्या की आंखें एकदम से पूरी तरह सफेद हो गई। उसकी पुतलियां ऊपर की तरफ मुड़ गईं। वो सिमरन को घूरकर एक ऐसी खौफनाक मुस्कान दे रही थी जो इंसानी नहीं थी। उफ। और फिर एक रात उसने सिमरन पर जानलेवा हमला कर दिया। उस वक्त सबसे डरावनी बात यह थी कि सौम्या के गले से एक साथ 2 अलग-अलग आवाजें निकल रही थी। एक गले से 2 आवाजें? हे भगवान, ये कोई पैनिक अटैक तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। मजबूर होकर हॉस्टल की वार्डन को एक पंडित को बुलाना पड़ा। जब पंडित ने अनुष्ठान शुरू किया तो उसने एक विशेष मंत्र पढ़ते हुए एक नींबू काटा। जैसे ही वो नींबू कटा, सौम्या के मुंह से एक इतनी दर्दनाक और गंदी चीख निकली जैसे नींबू नहीं, उसका अपना मांस काटा जा रहा हो। रोंगटे खड़े हो गए मेरे। तब उस आत्मा ने बताया कि 10 साल पहले वो भी उसी हॉस्टल में बुलिंग का शिकार हुई थी। उसे इतना प्रताड़ित किया गया था कि उसने उसी डायन के कमरे में अपनी जान दे दी थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि आत्माएं उसी जगह पर कैद रह जाती हैं जहां उन्होंने अपनी जान ली होती है? अगर हम इसे आफ्टर लाइफ और परलोक विज्ञान की नजर से देखें तो कई गहरे रहस्य खुलते हैं। खुर्शीद भावनागिरी की एक बहुत ही मशहूर किताब है द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। हाँ, मैंने सुना है इस किताब के बारे में। इस किताब और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्महत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान प्राकृतिक समय से पहले अपनी जान ले लेता है तो उसका शारीरिक अंत तो हो जाता है, लेकिन आत्मा का सफर अधूरा रह जाता है। आत्मा के पास इस दर्द को प्रोसेस करने के लिए इंसानी दिमाग नहीं होता। तो वो बिना दिमाग के
एक भावना मात्र रह जाती है? बिल्कुल। वो आत्मा एक भटके हुए बच्चे की तरह बिना किसी दिशा के उसी दर्द और उसी जगह पर कैद रह जाती है। जैसे उड़ीसा के उस हॉस्टल की कहानी जहां कमरा नंबर 306 में रूपाली नाम की लड़की ने आत्महत्या की थी। हाँ, और सालों बाद भी रात के अंधेरे में वहां से उसके रोने और सीढ़ियों पर चलने की आवाजें आती थीं। वो आत्माएं अपनी पीड़ा व्यक्त करने का रास्ता ढूंढती हैं, और जब सौम्या जैसी कोई डरी हुई कमजोर लड़की उस भारी नकारात्मक ऊर्जा वाले कमरे में जाती है तो वो भटकी हुई आत्मा उसके शरीर को अपना माध्यम बना लेती है। उफ। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जब हम इस तरह की अनजान ताकतों से खेलते हैं या जानबूझकर उन्हें खोजने निकलते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है? वो बहुत भयानक हो सकता है। मतलब क्या ये मुमकिन है कि जब हम लगातार अंधेरे की तरफ देखते हैं तो वो अंधेरा भी वापस हमारी तरफ देखने लगता है और हमारे दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है? इसका सबसे खौफनाक उदाहरण है भारत के जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की मौत। हाँ, ये केस तो बहुत ही रहस्यमयी है। सिर्फ 32 साल की उम्र में गौरव ने 6000 से ज्यादा डरावनी जगहों की छानबीन की थी। वो एक ऐसे इंसान थे जिनका पूरा जीवन भूत प्रेत और मौत के बाद की दुनिया को वैज्ञानिक तरीके से समझने में बीता। लेकिन 7 जुलाई 2016 को वो अपने ही घर के बाथरूम में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाए गए। उनकी मौत आज भी एक अनसुलझी पहेली है। पुलिस ने तो इसे पारिवारिक और करियर के दबाव में की गई आत्महत्या करार दिया था ना? हाँ, पुलिस ने यही कहा, लेकिन उनकी गर्दन पर एक गहरा काला निशान था। गौरव अक्सर कहा करते थे कि आत्माएं जब किसी पर हावी होती हैं या बदला लेती हैं तो शरीर पर ऐसे ही काले निशान छोड़ जाती हैं। बाप रे। अपनी मौत से कुछ समय पहले उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि कोई नकारात्मक शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है और मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूं। एक इंसान जो सुबह उठकर अपने सामान्य काम कर रहा था, ईमेल चेक कर रहा था, वो अचानक बाथरूम में जाकर अपनी जान क्यों ले लेगा? ये तो बहुत डरावना है। यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या डर एक वायरस की तरह होता है जो इंसान के दिमाग में घर कर जाए तो उसे पूरी तरह नष्ट कर देता है? और कभी-कभी ये खौफ सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे के पूरे समाज को निगल लेता है। एकदम सही कहा आपने। जब डर सामूहिक हो जाता है तो वो मास हिस्टीरिया का रूप ले लेता है। 1990s के दशक में कर्नाटक के नालेबाग की घटना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। नालेबाग का मतलब होता है कल आना। ये घटना तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। एक चुड़ैल का खौफ पूरे बेंगलोर शहर, खासकर मल्लेश्वरम जैसे इलाकों में इस कदर फैल गया था कि रातों को सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। स्रोत बताते हैं कि ये माना जाता था कि वो चुड़ैल रात को दरवाजा खटखटाती है और परिवार के किसी करीबी की आवाज में ही पुकारती है। करीबी की आवाज, ताकि इंसान दरवाजा खोल दे। हाँ, और जो दरवाजा खोलता उसकी खून की उल्टियां करने से मौत हो जाती। इस खौफ ने लोगों के दिमाग पर ऐसा असर किया कि पूरे के पूरे शहर ने अपने घरों के दरवाजों पर नालेबाग लिख दिया था, ताकि चुड़ैल उसे पढ़े और कल आने की सोचकर वापस चली जाए। बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है? क्या सच में कोई चुड़ैल थी? विज्ञान इसे एक सामूहिक मानसिक उन्माद या मास हिस्टीरिया मानता है। जब किसी एक अजीब घटना की अफवाह फैलती है तो पूरे समाज का नर्वस सिस्टम एक साथ डर महसूस करने लगता है। दिमाग का वो हिस्सा जो खतरे को भांपता है वो इतना ज्यादा सक्रिय हो जाता है कि लोग हवा की आवाज को भी चुड़ैल की आवाज समझने लगते हैं। खौफ जब सामूहिक हो जाता है तो वो सच और झूठ के बीच की दीवार को पूरी तरह गिरा देता है। और यही वो झीना सा पर्दा है जो इंसानी दिमाग और उस अदृश्य दुनिया के बीच हमेशा झूलता रहता है। आज की इस छानबीन से ये तो साफ है कि चाहे ये घटनाएं मनोवैज्ञानिक हों या सच में पारलौकिक, जो खौफ महसूस होता है, जो पसीना माथे पर आता है और जो रातों की नींद उड़ जाती है, वो सब पूरी तरह से असली है। अंधेरा कभी पूरी तरह खाली नहीं होता। उसमें हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे हमारी आंखें देख नहीं पाती, लेकिन हमारा अवचेतन मन उसे बहुत गहराई से महसूस कर लेता है। इससे पहले कि हम आज का ये सफर खत्म करें, एक आखिरी किस्सा जो डर जोन के आर्काइव से मिला है। एक नया शहर, एक बहुत ही सस्ती पुरानी बिल्डिंग का टॉप फ्लोर का कोने वाला कमरा। मकान मालिक ने एक लड़के को चाबी देते हुए सिर्फ एक बात कही थी, रात को अगर ऊपर से आवाज आए तो बाहर मत निकलना। जबकि उस कमरे के ऊपर कोई मंजिल थी ही नहीं। हाँ। लड़के ने हंसकर टाल दिया क्योंकि सिर्फ खुली छत थी ऊपर। लेकिन तीसरी रात ठीक 1:30 बजे उस लड़के को छत पर किसी के चलने की भारी आवाज आने लगी। उफ। आवाज थी धप धप धप, और फिर वो आवाज ठीक कमरे के बीचों बीच आकर रुक गई, जैसे कोई बिल्कुल उसके ऊपर खड़ा हो। बिल्कुल।
अगली रात वो आवाज छत पर नहीं, उसके बंद दरवाजे के ठीक बाहर थी। दरवाजे के बाहर? टुक टुक। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर पूरा कॉरिडोर एकदम खाली था, कोई परछाई तक नहीं थी। लेकिन जब वो पलटकर वापस कमरे में आया तो उसने देखा कि उसके बिस्तर का गद्दा एक तरफ से पूरी तरह दबा हुआ था, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। हाँ, वो कमरा अब सिर्फ उस लड़के का नहीं रहा था। मारे डर के उस लड़के ने कमरे की बत्ती बुझा दी और अपने मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डर ऑन कर दिया। रात के 2 बजे वीडियो में साफ दिख रहा था कि कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा है। बाप रे! लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। जब उस लड़के ने अपने सामने लगे पुराने आईने में देखा तो आईने के अंदर उसका खुद का अक्स बिस्तर पर बैठा हुआ था, जबकि वो खुद वहां खड़ा होकर वीडियो बना रहा था। हे भगवान! और आईने के अंदर उस अक्स के ठीक पीछे एक बिना चेहरे वाली लंबी काली परछाई खड़ी थी। वो परछाई धीरे से मुस्कुराई और उसके कान के पास आके फुसफुसाई, ये कमरा मेरा है। ये बहुत ही डरावना है। तो हमारे सुनने वालों, अगली बार जब कोई पहली बार अपना घर छोड़कर किसी अनजान शहर के किसी नए और सस्ते कमरे में रहने जाए तो रात को बत्ती बुझाने से पहले एक बार उस कमरे के आईने में जरूर देख लेना। क्या पता उस कमरे में पहले से ही कोई और रह रहा हो।